इंट्रोडक्शन टू ओपन स्टैक कि ओपन स्टैक क्या चीज़ है। ओपन स्टैक मेन टूल्स है, जैसे मुख्तलिफ चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए जब हमें सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ये भी ओपन स्टैक भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो मैंने पहले जैसे आपने बात की थी कि आगे इसके डिटेल में भी चलेंगे कि जैसे क्लाउड की टूल्स, क्लाउड मल्टीपल इंटीग्रेटेड टूल्स का बिल्ड हुआ है कि क्लाउड में हमने कहा था कि ये मॉड्यूलर अप्रोच है, इसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बेस काम किया जाता है, मॉड्यूल्स ऐड होते हैं। तो जितना भी क्लाउड इंस्टॉल होता है, जितना भी क्लाउड को जो प्रैक्टिकल जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो उसके लिए हमें जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है ये ओपन सोर्स है, ओपन स्टैक। ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ मॉड्यूल इसके अंदर इंटीग्रेटेड हुए हैं। अब जितने भी दूसरे जो जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं कि जी, जैसे ये पेड सॉफ्टवेयर हैं क्लाउड के जी, जिससे हम क्लाउड को बिल्ड कर लेते हैं, वो सारे के सारे इनकी बैकबोन जो भी कुछ है वो ओपन स्टैक है कि ओपन स्टैक के ही मॉड्यूल्स को मेन यूज़ करते हुए वो अपने उसके अंदर इन्हांस करते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है ना। तो ओपन सोर्स का आपको आइडिया है कि इसके अंदर हम चीज़ों को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ वो चीज़ों को हर एक कंपनी अपने लिहाज से मुख्तलिफ कंपनी अपने पर्पज़ के लिहाज से चीज़ों को इंक्लूड या एक्सक्लूड करके एक प्रॉपरेटरी, एक कम्पैक्ट सॉफ्टवेयर बना लेती हैं। लेकिन जो बैकबोन जो मेन सॉफ्टवेयर वो यूज़ करती हैं उसका नाम है ओपन स्टैक। तो ये इसका थोड़ा सा रेड हैट वालों ने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। वैसे ओपन स्टैक की अपनी वेबसाइट भी है, जहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ उसके पूरा एक टूल्स, ओपन स्टैक आर्किटेक्चर लिखेंगे तो वो पूरी एक डायग्राम आएगी कि जिसमें पूरे का पूरा वो कैसे सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अच्छा जी, इसका ये एजेंडा है कि ओपन स्टैक क्या होता है, क्लाउड वर्कलोड क्या है, व्हाट इज ओपन स्टैक। ओपन स्टैक कहता है कि जो पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड या कम्युनिटी क्लाउड को बिल्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसका नाम जी ओपन स्टैक है। इसकी जो ये पब्लिक क्लाउड भी इससे बिल्ड कर सकते हैं, प्राइवेट क्लाउड भी इससे बिल्ड कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, कम्युनिटी क्लाउड भी इससे बिल्ड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों को हम इंक्लूड या एक्सक्लूड करके अपना क्लाउड बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है डैशबोर्ड, वेब डैशबोर्ड भी होता है, CLB डैशबोर्ड है, और मुख्तलिफ जितनी भी सर्विसेज हैं जो वो रेस्टफुल APIs की बेस पे, API बेस्ड सर्विसेज हैं, जितनी भी आपस में कम्युनिकेशन होती है वो API बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए, वो API बेस्ड सर्विसेज की कम्युनिकेशन की जाती है इसके अंदर। जैसे वो हमने क्लाउड का बताया कि जी ब्लॉक, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, आपने ब्लॉक्स देखे होंगे वो छोटे बच्चों वाले, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो ख़ास एक शेप या ख़ास एक बिल्डिंग बन जाती है। तो ओपन स्टैक के अंदर भी ऐसे है कि अगर आप स्मॉल बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो स्मॉल ब्लॉक की ज़रूरत होती है, तो वो ख़ास एक सीक्वेंस या एक तरतीब से ब्लॉक को जब रखते जाते हैं तो हमें वो बिल्डिंग हमारी बन जाती है। तो अगर आप बड़ा ब्लॉक बनाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा ब्लॉक की ज़रूरत होती है, तो वो आप पब्लिक क्लाउड बना सकते हो। तो ये एक ब्लॉक बेस ओपन स्टैक नाम भी ऐसे है कि एक ऐसा स्टैक जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज के सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूडेड है। कहते हैं कि एल्यूजन ऑफ इनफिनाइट कैपेसिटी, इसकी जो एल्यूजन कहते हैं कि जो इसकी कैपेसिटी, ये शो ऐसे होता है कि अनकैपेसिटेड है। ये एल्यूजन, इसका धोखा यही है ओपन स्टैक है कि इसके अंदर जितने मर्जी ब्लॉक, जितने आपके पास ब्लॉक ऐड होते जाएंगे उतनी बड़ी बिल्डिंग आप इसके अंदर खड़ी कर देंगे, बना देंगे, तो इसके अंदर कैपेसिटी इसकी बढ़ती जाती है। यही इसकी खूबसूरती है क्लाउड की कि इसके अंदर ये ओपन स्टैक ही इसको सर्विस देता है। जो क्लाउड हम कह रहे थे ना कि इलास्टिसिटी है, ये ओपन स्टैक की बदौलत किस जो इसके मॉड्यूल्स हैं वो ब्लॉक बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे, ब्लॉक बेस्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड काम करते हैं। मैसिव स्केल, जितना ज़्यादा ब्लॉक आप ऐड करते हैं, ये कम्युनिटी क्लाउड के एग्जांपल है कि पर मल्टीपल क्लाउड इसके अंदर इंटीग्रेट हो सकते हैं, मल्टीपल क्लाउड की सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर है। मेन ऊपर वाला फ्रंट एंड है जो यूज़र एंड, जो यूज़र मुख्तलिफ दो यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर वेब के थ्रू हमारे क्लाउड से कनेक्ट होता है या कमांड लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद दरमियान वाला पार्ट है, ये क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम या इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है। फिर नीचे जो है वो कंप्यूटेशनल, जहाँ पे मेन काम वर्किंग होती है, जहाँ पे कंप्यूटेशन की जाती है। कहते हैं कि ओपन स्टैक की कम्युनिटी 4 साल के अंदर अंदर सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आ गई है लिनक्स के बाद, कि 4 साल के अंदर पे क्योंकि क्लाउड ने इतना बूम पकड़ा, इतना
तो जो मेन सॉफ्टवेयर यूज होता था वो ओपन स्टैक था, तो इसका ओपन स्टैक ने इतनी कम्युनिटी को कवर किया कि 4 साल के अंदर अंदर सेकंड लिनक्स के बाद दूसरे नंबर पे आ गया। ये उसकी वो कंपनीज का बता रहा है कि कौन कौन सी कंपनीज कितने कितने इसके अंदर वो यूजेज है। रेड हैट भी यूज़ कर रही है, HP भी, IBM भी, रैक स्पेस भी, इंडिपेंडेंट, सोसे, निबोला, याहो, सॉलिड फायर, ये सारी कंपनीज है मुख्तलिफ जो ओपन स्टैक को यूज़ करती हैं। काफ़ी के नाम सुने आपने हो गए। वर्कलोड जो हमने पहले बात की थी कि क्लाउड के ऊपर जो वर्कलोड कैसा होता है और ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के ऊपर वर्कलोड कैसा होता है। क्लाउड ट्रेडिशनल पे तो जो VMs होते हैं, जैसे आप अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हो तो वो लोकल VMs होते हैं, वहाँ पे ही मैनेज की जाते हैं। उसका हमें पता होता है कि किस इंस्टॉल कहाँ पे ऊपर हाइपरवाइजर पे जाके इंस्टॉल हुई हुई है। जो क्लाउड है वहाँ पे स्टेटलेस है। VM जो होती है उसको आइडिया नहीं होता। VM ऐसे ही है जैसे कन्फिगरेबल हम इमेज बनाते हैं। उस इमेज को कन्फिगरेबल इमेज का मतलब यह है कि उस इमेज के अंदर चीज़ें हमने इंस्टॉल कर दी। लिनक्स का पहला जैसे आपने वर्चुअल बॉक्स में किया था कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप लिनक्स इंस्टॉल की थी, उस इंस्टॉल करने के बाद अगर DNS और DHCP इंस्टॉल कर लेते हैं और उसका बैकअप ले लेते हैं, उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर लेते हो तो वो कन्फिगरेबल इमेज बन जाती है, स्टेटलेस बन जाती है काउ टू या काउ फॉर्मेट के अंदर। उसको आप जहाँ मर्जी जिस दूसरे वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे वो इंस्टॉल हो जाएगी। सिर्फ आपको यूज़र ने वहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, डिप्लाई हो जाएगी, कोई आप दोबारा से आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। ये एक क्लाउड वर्कलोड का एक उसका मॉडल है कि कहाँ कैसे उसके इसके स्पेसिफिक SLAs होते हैं, सॉफ्टवेयर लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑथेंटिकेशन का स्पेसिफिक टाइप्स होता है। यहाँ पे और आसान कर देता है। वो कहता है कि ट्रेडिशनल वर्कलोड में तो जैसे पेट्स हमारे होते हैं, क्या स्पेसिफिक जो घर में पेट्स पालते हैं कोई यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर कोई डॉग है या कैट है तो उसका हमें बड़ी एहतियात से रखवाली करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, उसे कुछ ख़ास नाम देते हैं। जो क्लाउड के अंदर वो है वैसे ही है, जैसे कैटल्स का आपने एक बनाया हुआ है तो वहाँ पे आप कैटल्स के तौर पे वो अगर एक कैटल्स काम नहीं कर रही तो आप नई कैटल ले आएंगे, उनको बस सेम है। लेकिन अगर घर में जो पेट्स रखा हुआ है एक चला जाएगा तो आप उसको चेक कराएंगे। उसको यहाँ पर अगर इशू आता है तो हम उसको डिलीट करते हैं, एक नई भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एक चक्कर है क्लाउड वर्कलोड का और ट्रेडिशनल वर्कलोड। ट्रेडिशनल में हमें स्पेसिफिक जाके एक एक एप्लीकेशन को देखना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है उसे। और यहाँ पे पहले ही हमने मल्टीपल कैटल्स हैं, उनके सेम ही फंक्शनैलिटीज़ है, सेम काम्स हैं, VMs जैसे हैं, कन्फिगरेबल इमेज को बना के रख दी जाती है। अगर एक जब लोड हो रही है उसका वो वर्किंग या कोई क्रैश होता है तो हम उसको डिलीट करते हैं, दोबारा से जो पहली कैटल पड़ी हुई है उसको दोबारा से हम उसको लॉन्च करते हैं तो वो वाला वर्किंग देनी शुरू हो जाती है। हर स्ट्रीम्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स कैसे कब आते हैं, 6 मंथ के बाद कहते हैं, 6 मंथ के बाद इसके वेरिएंट अप्रैल या अक्टूबर, और 2 मंथ में आते रहते हैं, अप्रैल और अक्टूबर, हर 6 माह बाद। उनके नाम अल्फ़ाबेटिकल रखे जाते हैं, मुख्तलिफ नाम्स होते हैं जो यूनिक नाम्स होते हैं। यहाँ पे शायद उसने रखा होगा ये, जैसे आस्टन है, बैक्सर है, ये मुख्तलिफ सिटीज़ के लिहाज से भी उन्होंने उसके नाम रखे हुए हैं मुख्तलिफ के मुझसे। जैसे अभी शायद कौन सा चल रहा है मुझे याद नहीं है, पहले किलो चल रहा था, आईसोस चल रहा था, मुख्तलिफ नाम ऐसे यूनिक नाम होते हैं। जैसे आपने कभी एंड्रॉयड के सुने होंगे कि एंड्रॉयड वर्जन्स के स्पेसिफिक होते थे जी, जेली बीन्स है, फिर शायद मुख्तलिफ इस तरह के नाम थे। जैसे लिनक्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं और इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। ये क्योंकि ओपन सोर्स है, ओपन कंप्यूटर इसको बिल्ड करती है, तो ये कहते हैं इंक्लूड फॉर टेक्निकल लीड्स एंड नोवा, ये भी इसका पार्ट कम ओस्लो, हीट, सीलोमीटर, ये प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं। अच्छा जी, ओपन स्टैक आर्किटेक्चर, ये मेन ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर है। अच्छा, इसको बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा और ओपन स्टैक को थोड़ा सा इसका वर्जन, जब ओपन स्टैक हम इंस्टॉल करते हैं तो दो या पहले अगर स्मॉल पे इंस्टॉल करते हैं 2 चीज़ें देखते हैं। एक हमारे पास कंट्रोलर नोड होता है और एक हमारे पास कंप्यूटेशनल नोड होता है जिसको कंप्यूट नोड कहते हैं। कंट्रोलर नोड को आमतौर पर मैनेजर भी कहा जाता है, जिसके अंदर सारी एप्लीकेशन जो मैनेज करती हैं कंट्रोल को वो इंस्टॉल की जाती हैं कि इमेज को कैसे मैनेज करना है, नेटवर्क को कैसे मैनेज करना है,
कंप्यूट को कैसे मैनेज करना, वो सारे का सारा पार्ट्स जो होता है वो कंट्रोलर नोड पे होता है। मैसेजिंग सर्वर जो होता है वो मैसेजिंग सर्वर वो होता है जो इन सारों का जो मुख्तलिफ अभी जो हम पढ़ेंगे इनको जो आपस में बातचीत करवाता है वो मैसेजिंग सर्वर कराता है। मैसेजिंग सर्वर को हम ब्रोकर कहते हैं। उस ब्रोकर के मुख्तलिफ नाम हैं ओपन स्टैक के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के मैसेजिंग सर्वर को यूज़ किया जाता है। जैसे रैबिट MQ है, एक्टिव MQ है, ज़ीरो MQ है। ये मुख्तलिफ किस्म के मैसेज ब्रोकर्स हैं जो यूज़ होते हैं ओपन स्टैक के अंदर। अच्छा, कंप्यूट नोड वो होते हैं जहाँ पे हमारी मेन कंप्यूटेशन होनी होती है, जहाँ पे कोई भी VM या कोई भी इंस्टेंस जब लॉन्च होता है तो वो वहाँ पे लोड होके अपनी परफॉर्मेंस अपनी आप वर्क करता है। वो जहाँ पे CPU उसको मिलते हैं वो कंप्यूट नोड जो जहाँ पे उसको रैम मिलती है उसको कंप्यूट नोड मतलब कंप्यूटेशनल नोड, जहाँ पे जाके VM ने जो हमने नॉट कॉन्फ़िगरेबल या स्टेटलेस मशीन को उठाया और उसको लोड किया, जब ज़रूरत पड़ी हमें कोई भी DNS की या DHCP की या किसी भी सर्विस की या स्ट्रीमिंग की सर्विस की, तो वो हमारी VM उस कंप्यूट नोड पे जाके लोड हो गई। फिर अगर आप में इसको बढ़ाते जाते हैं, पब्लिक क्लाउड बनाए, तो हमें फिर एक और नोड ऐड करना पड़ता है जिसका नाम कंप्यूट नोड मल्टीपल नोड हो सकते हैं। कम अगर जो कंट्रोलर है वो आमतौर पे अगर आप रेप्लिका बनाएं तो 2 कंट्रोलर होंगे, अगर और उससे ज़्यादा बनाना चाहिए तो 3 हो जाएंगे। क्लस्टर जब बना रहे हैं 3 नोड होंगे। लेकिन कंप्यूट नोड तो वो होते हैं जहाँ जो आपकी सर्विस को बताते हैं कि कितना ज़्यादा आप सर्विस दे रहे हैं, कितनी कंप्यूटेशन। कंप्यूट नोड आप मैक्सिमम पे जा सकते हैं, ऐड 2 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000, क्योंकि सारी जो जितना आप क्लाउड के पास जितने आपके पास रिसोर्सेज हों उस लिहाज से आप कंप्यूटर नोड इंस्टॉल करते जाते हैं। फिर उसके बाद एक नेटवर्क नोड होता है। नेटवर्क नोड का काम ये होता है कि जो नेटवर्क की फंक्शनैलिटीज होते हैं, मुख्तलिफ जब टेनेट्स बनाते हैं या VM इंस्टेंस बनाते हैं, तो आपने देखा अभी तो वर्चुअल बॉक्स में उसको वर्चुअल नेटवर्क VNIC से IP मिल जाता है, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे करेंगे तो फिर हमें मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क नोड की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे नेटवर्क नोड एक होता है, वो उस नेटवर्क की वर्चुअल नेटवर्क होगा, वर्चुअल स्विच नेटवर्क स्विच होगा, ये उसकी फंक्शन। फिर उसके बाद वर्चुअल फायरवॉल भी वहाँ पे उस नेटवर्क नोड्स हमें दे सकता है, वह लोड बैलेंसिंग की सर्विसेज भी देता है, तो वो एक नेटवर्क नोड। फिर उसके बाद अगर हम जब पब्लिक क्लाउड की बात करें तो फिर हम अलग से स्टोरेज को भी मैनेज करते हैं। स्टोरेज 2 टाइप की होती है, अभी ये बता रहा है यहाँ पे, एक वॉल्यूम स्टोरेज होता है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज नोड अलग से क्रिएट किए जाते हैं। उस स्टोरेज नोड के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं जो स्टोरेज नोड को बिल्ड करवाते हैं। या तो हम ओपन स्टैक का जो बने अवेलेबल होते हैं, जैसे सिंडर है, ये स्विफ्ट है, उनको इंस्टॉल कर लेते हैं जो पैकेजेस ओपन स्टैक में। यहाँ ये बैकएंड APIs भी देता है कि आप अलग से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे ग्लस्टर FS है, फिर उसके बाद सेफ है, NFS है, ये मुख्तलिफ जो नेटवर्क फाइल स्टोरेज हैं इनको भी आप एज ए ऐड कर सकते हो। तो ये एक नोड्स हैं 3-4, कंट्रोलर नोड, कंप्यूट नोड, नेटवर्क नोड, ऑब्जेक्ट नोड, स्टोरेज नोड। स्टोरेज नोड की भी 2 टाइप हो सकती हैं, एक वॉल्यूम नोड और एक ऑब्जेक्ट नोड। चलें अब इसको डिटेल में देखते जाते हैं। या अच्छा जी, ओपन स्टैक आर्किटेक्चर में कहते हैं कि मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है। वही मॉड्यूलर इसका आर्किटेक्चर है, तो तब भी क्लाउड को कहते हैं ना मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच है। डिज़ाइन टू इजीली स्केल, इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसका स्केल आउट हो सके, इजीली हम इसको बढ़ाते जाएं, एक्सटेंड करते जाएं, बेस्ड ऑन ग्रोइंग सेट ऑफ कोर सर्विसेज। ग्रोइंग सर्विस इसका मेन बेसिक ही ग्रोइंग सर्विसेज है। सबसे पहले वो बताता है कि कीस्टोन क्या होता है। कीस्टोन एक अलग से ब्लॉक है, इसका मेन जो मॉड्यूल है वो कीस्टोन अब स्टार्ट पे इसलिए बता रहा है कि ये सारी की सारी जो सिक्योरिटी और रिलेटेड काम है, ऑथेंटिकेशन ये प्रोवाइड करते हैं, ऑथराइजेशन में प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करती है, सारे की सारी जो कुछ भी होते हैं आइडेंटिटी सर्विसेज, इसको कीस्टोन को आइडेंटिटी सर्विसेज भी कहते हैं। इसके अंदर मैनेज होता है कि कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड इसके अंदर मैनेज किया जाता है। फिर उसके बाद उसका अगर कोई आपने और कोई सिक्योरिटी ऐड की हुई है कि अगर आप कहते हो जी SLA स्पेसिफिक किस्म के टाइप लिखे गए हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ सर्विसेज की भी सिक्योरिटी इसके अंदर मैनेज की जाती है कि कोई सर्विस जब ऐड होती है तो अपना यूज़र नेम इसके अंदर ऐड होता है, इंस्टॉल्ड होता है, तभी हमें उसको पता चलता है कि ये यूज़र नेम असिस्ट करता है कि नहीं है। इसमें जी बताता है कॉमन ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो भी यूज़र आएगा यहाँ पे ऑथराइज होगा कि ये यूज़र हाँ एग्जिस्ट करता है हमारे नेटवर्क के अंदर कि नहीं करता। जैसे जो पहले साइन अप का अकाउंट होता है, तो साइन अप में हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो एक अकाउंट जनरेट हो जाता है, फिर उसके बाद साइन इन करते हैं
तो साइन इन जब करते हैं तो कीस्टोन उसको मैनेज करता है कि वाकई इसका डाटा हमारे पास है कि नहीं है। ये क्या काम करेगा, मैनेज यूजर्स, टेनेंट, रोल्स, सारा कुछ यहाँ पे मैनेज हो रहा होगा। टेनेंट्स यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ही उसकी अथोराइजेशन, कितना टेनेंट, ये वाला टेनेंट किसके नाम है, ये मतलब किराए पे घर जो देना है तो उसका रिकॉर्ड भी तो रखना है, ये सारा रिकॉर्ड कीस्टोन मैनेज कर रहा होता है। कहता है बैक एंड प्लगइन्स भी हम इसके यूज़ कर सकते हैं, का मतलब अगर हमारे पास यूज़र बहुत ज़्यादा है तो हम एसक्यूएल का डेटाबेस बैक एंड पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास सर्टिफिकेट ज़्यादा है तो पैम सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर और यूज़र नेम को हम लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल से भी मैनेज कर सकते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन मैनेजर से भी मैनेज कर सकते हैं, ईटीसी और भी मुख्तलिफ बैकएंड हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो नोवा है। नोवा के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कंट्रोलर नोड पे चलता है, नोवा एपीआई जो आमतौर पे होती है, और एक पार्ट नोवा कंप्यूट चलता है जो कंप्यूट नोड पे, कंप्यूटेशनल नोड पे चलता है, कंप्यूट नोड पे चलता है। इसका काम ये होता है कि नोवा एपीआई जो होती है वो कंट्रोलर से रिक्वेस्ट लेती है कि हाँ जी मुझे वीएम एक इंस्टेंस में क्रिएट करना चाहता हूँ, या किसी यूजर ने एक इंस्टेंस क्रिएट करनी है। वो एपीआई का बात करती है नोवा कंप्यूट से कि जी मुझे इस इंस्टेंस को क्रिएट करके दे दो कंप्यूट। अच्छा जी, नोवा की बात कर रहे थे। कोर कंपोनेंट सर्विसेज, कंप्यूट नोड्स, हाइपरवाइजर, कंप्यूट नोड पे वो हाइपरवाइजर जो चल रहे होते हैं, हाइपरवाइजर जैसे हमने इसको ये नोवा कंप्यूट इसके साथ हाइपरवाइजर के साथ इंटीग्रेट होती है। हाइपरवाइजर हमने कहा था कौन कौन से हैं, केवीएम है, जेन है, फिर उसके बाद एलएक्सी है, हाइपर वी है, ईएक्सआई है, ये सारे। फिर उसके बाद कंट्रोलर की, तो जो मेन जो वीएम हमारी क्रिएट होती है वो कंप्यूट नोड पे क्रिएट होती है। उसके बाद ग्लांस है। ग्लांस जो सर्विस देता है वो इमेज सर्विस देता है, कन्फिगरेबल जो इमेज बना कर रख देते हैं, जैसे लिनक्स की इमेज है, फिर उसके बाद विंडोज़ की इमेज है कि एक लिनक्स की इमेज पे हमने इंस्टॉल कर लिया डीएनएस, एक पे हमने डीएससीपी, तो वो कन्फिगरेबल इमेज बना के क्रिएट करके हम ग्लास स्टोर के अंदर वहाँ पे रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। जब भी यूज़र आता है उसे कोई भी डीएससीपी चाहिए या डीएनएस चाहिए तो दोबारा से वो इंस्टॉल नहीं करता, वो देखता है इमेज स्टोर के अंदर, इसको इमेज स्टोर भी कहते हैं। वो इस इमेज के स्टोर के अंदर देखता है कि अच्छा जी कोई डीएससीपी की इमेज पड़ा हुआ है। इमेज का मतलब वो लिनक्स का मशीन आईएसओ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होके एक स्पेसिफिक कंपैक्ट फॉर्मेट के अंदर रख दी गई, कन्फिगरेबल फॉर्मेट। अब उसको वो क्लिक करता है, वो सिलेक्ट हो जाती है, उसको वो रिसोर्सेज अटैच करता है साथ में, कितने सीपीयू, 2 सीपीयू या 4 सीपीयू, तो उनको जब रन करता है तो वो वाला इमेज ऑटोमेटिक रन होके इंस्टॉल्ड हो जाता है हमारा कंप्यूटर नोड पे। ये इमेज सर्विसेज होता है। स्टोर्स एंड रिट्राइव डिस्क इमेजेस, वर्चुअल मशीन इमेजेस, जैसे आपने वो वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया था, जब वो लिनक्स इंस्टॉल की थी तो इसको इंपोर्ट करें तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आ जाती है, COW या BMT के PHD के फॉर्मेट में आ जाती है, जिसके में हमें लार्ज स्टोरेज होती है। इसको में जैसे आपके पास इमेजेस हैं, जैसे वीडियोस है, तो वीडियोस, इमेजेस, या आपके पास आपने लिनक्स के मुख्तलिफ इमेज बना लिए हुए हैं, उनको आपने मैनेज करना है, तो वो सारे के सारे एक ब्लॉक्स की शक्ल में उनको मैनेज किया, ऑब्जेक्ट की शक्ल में मैनेज किया जाता है। ये इमेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है जो लार्ज डेटा को मैनेज करता है, जैसे 1 TB हो गया, 2 TB, 3 TB, इसमें लार्ज डेटा होता है, उसको मैनेज किया जाता है आमतौर पे स्विफ्ट स्टोरेज के थ्रू। तो ये स्विफ्ट जो होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, वो लार्ज डेटा को मैनेज करने की सर्विस है, इसमें ओपन स्टैक में प्रोवाइड करता है। न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है, जो मॉड्यूल है, वो हम इंस्टॉल करते हैं नेटवर्क की सर्विस के लिए। जैसे आपको अगर वीएम इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ उस वीएम को इंटरनेट की सर्विस भी देनी होती है, उसको हो सकता है कोई लोड बैलेंसिंग की सर्विस देना हो,
तो आपको वो नेटवर्क की सर्विस देने के लिए हम न्यूट्रॉन या नेटवर्क उसको कहते हैं, वो वाला मॉड्यूल आप इंस्टॉल करते हैं। वो एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क भी आपने नाम सुना होगा। तो एसडीएन जो क्लाउड के अंदर जो मैनेज किया जाता है वो थ्रू न्यूट्रॉन के हम मैनेज करते हैं। न्यूट्रॉन नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे ओपन वी स्विच यूज़ इंस्टॉल कर सकते हो, सिस्को स्विच यूज़ कर सकते हो, लिनक्स ब्रिज यूज़ कर सकते हो। इनमें से कोई एक यूज़ कर लें तो हमें नेटवर्क की सर्विसेज मिल जाती है। उसके बाद आ गया जी सिंडर। सिंडर आमतौर पे कहते हैं या साइंडर भी कहते हैं इसको, वॉल्यूम सर्विस के लिए। सिंडर वैसे ही है जैसे आप विंडोज़ या लिनक्स इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए फाइल सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए NTFS या EXT3 जो EXT4 है, तो वो एक ये जो स्टोरेज होती है इसको कहते हैं वॉल्यूम स्टोरेज कहते हैं। परसिस्टेंट स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क जैसे C ड्राइव, D ड्राइव जो होती हैं, इसको आमतौर पे वॉल्यूम स्टोरेज कहा जाता है। हॉरिजन जो है इसको डैशबोर्ड कहते हैं। यूज़र जो मैंने पहले बात की कि यूज़र डायरेक्ट कम्युनिकेट हमारे क्लाउड के दूसरी एपीआई का कम्युनिकेट नहीं करता, जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं वो कम्युनिकेट करता है थ्रू हॉरिजन, डैशबोर्ड के थ्रू। डैशबोर्ड वैसे ही है जैसे कोई भी वेब पोर्टल हो, जैसे हेल्प का पोर्टल है तो वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं तो उसकी सर्विस हम वहाँ से अपनी सारी की सारी स्टोरेज की सर्विस, लेक्चर वगैरह वहाँ से लोड करते हैं। तो वेब पोर्टल भी है, हॉरिजन भी ऐसा ही है। इसके दो टाइप्स हैं, ग्राफिकल भी है, कमांड लाइन भी है। कमांड लाइन से भी आप सर्विस मैनेज कर सकते हो और वेब के थ्रू भी मैनेज करते हैं। आमतौर पे जो लेमैन यूज़र है वो थ्रू वेब भी यूज़ करता है। अगर अभी आप इसको देखना चाहते हैं तो ओपन स्टैक आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, तो वो आपको बताएगा जी आप यूज़र ने पासवर्ड दो तो अपने ओपन स्टैक पे लॉगिन हो सकते हो। लेकिन अभी आपने क्योंकि ओपन स्टैक इंस्टॉल नहीं किया होगा, अगर इंस्टॉल किया हो तो वहाँ पे क्रेडेंशियल दे के आप वेब पोर्टल एक्सेस कर सकते हो। ये उसने बताया हुआ है एक पूरा स्ट्रक्चर। एक यूज़र आता है वो कहता है मैं VM अपनी एक्सटेंड करना चाहता हूँ। सबसे पहले वो उसकी रिक्वेस्ट कीस्टोन के पास जाती है, चेक करता है कि क्या ये यूज़र हमारा इस पार्ट क्लाउड का पार्ट भी है भी नहीं है। ऑथेंटिकेशन होती है उसकी, ऑथराइजेशन और होती है। फिर उसके बाद नोवा के पास रिक्वेस्ट जाती है। नोवा जिसको नोवा API जिसको कह रहे थे कंट्रोलर के अंदर, वो कहते हैं कि अच्छा जी तुम्हें कोई VM को एक्सटेंड करना चाहते हो, मैं जी कंप्यूट नोड से बात करता हूँ। वो नोवा डायरेक्ट क्या उसकी API बात करती है नोवा कंप्यूट से। नोवा कंप्यूट कहता है अच्छा जी तुम्हें ये चाहिए, मैं देखता हूँ मेरे नोड के ऊपर मेरे जो मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं है। तो वो KVM या जो भी आपका बेयर मेटल हाइपरवाइजर उससे बात करता है। उससे बात करने के बाद कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है मिल जाएंगे, चलो पहले मैं चेक कर लूँ मेरे पास नेटवर्क की सर्विस, तुम्हें को IP तो देना है ना। तो वो IP देने के लिए वो न्यूट्रॉन के पास रिक्वेस्ट जाती है, नेटवर्क नोड के पास। तो न्यूट्रॉन देखता है कि अच्छा जी ठीक है जी मेरे पास अभी IP अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे DHCP भी लोकल चल रहा होता है, ओपन वी स्विच चल रहा होता है, वहाँ पे मैपिंग की जाती है फिजिकल नेटवर्क के साथ लॉजिकल नेटवर्क नोड उसके वो नोड के साथ मैप कर देता है उसके साथ। जैसे टैप ट्यून होता है डिवाइस, टैप ट्यून ये होता है कि वो आपकी टैप को साथ में किसी भी केबल के साथ ट्यून करेगा तो तब भी वो आपको IP मिल सके, वो कनेक्शन देता है। यहाँ पे जैसे आप किसी नेटवर्क इंस्पेक्टर को बुलाते हैं तो यार मुझे ना केबल लगा दो, तो नेटवर्क नोड भी ऐसे है कि उसको यहाँ पे ट्यून करता है, उसको नेटवर्क का कार्ड साथ में लॉजिकल नेटवर्क कार्ड अटैच करता है। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है कि अच्छा ठीक होगा जी मुझे किसी जगह पे रन होने के लिए मुझे कुछ स्टोरेज भी तो चाहिए। तो वो वहाँ पे जाती है सिंडर वॉल्यूम स्टोरेज के पास। वॉल्यूम को कहता है जी मुझे 600 भी C ड्राइव चाहिए या 500 GB C ड्राइव चाहिए, जहाँ पे उसने वो क्योंकि उसकी मशीनों ने रन भी तो होना है, तो वहाँ से उसको सिंडर से वो वॉल्यूम मिल जाता है। वॉल्यूम से वो कहता है कि अच्छा मैंने कौन सी मशीन इंस्टॉल करनी है, लिनक्स की इंस्टॉल करनी है, विंडोज़ की इंस्टॉल करनी है। तो वो कहता है जिस लिनक्स चाहिए, तो वो लिनक्स कहता है कि इमेज स्टोर से मैं पकड़ लेता हूँ। ग्लास के पास रिक्वेस्ट जाती है जी लिनक्स का इमेज दे, तो लिनक्स 18.04 वो सिर्फ वहाँ से सर्च होता है, 0.4 कन्फिगरेबल इमेज उसको मिल जाता है, अटैच होता है, बाइंड होता है, और वहाँ पे फिर वो दोबारा सारी ये जो कंप्यूट नोड होता है वो वहाँ पे इमेज लोड होता है, रन होता है, और फिर यूज़र को रिक्वेस्ट आ जाती है जी ठीक होगा जी तुम्हारा ये यूज़र नेम ये पासवर्ड है, तुम अपनी मशीन को थ्रू वेब या थ्रू कंट्रोल पैनल SSH के थ्रू असेस कर सकते हो। तो वेब के थ्रू आमतौर पर हम VNC के थ्रू असेस करते हैं। ओपन रियल VNC भी का यूज़ होता है, ओपन VNC भी यूज़ होता है। वेब के अंदर ही वो अलग से पोर्टल बन जाता है, वहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड लिखते हैं तो वेब के ऊपर ही वो मशीन है हमारी असेस हो जाती है। अच्छा उसके बाद ये एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं कि मुख्तलिफ जो मेन कोर वो हैं, ये इसके अंदर और ओपन स्टैक के अंदर कुछ चीज़ें अटैच हुई, जैसे ऑर्केस्ट्रेशन है
कि आप चाहते हो कि हर कुछ चीज़ें ऑटोमेटेशन आपके रिसोर्सेज जब एक्सटेंड करने हैं तो आपको सारी चीज़ें दोबारा से क्लिक क्लिक ना करना पड़े, या आप फ़ौरन एक क्लिक करो तो आपके रिसोर्सेज आप VM 2 GB है तो 4 GB हो जाए, या आप क्लाउड के अंदर मुख्तलिफ आप और कंप्यूटर नोड अटैच करना चाहते हो तो ऑर्केस्ट्रेशन वो आपको ये सर्विसेज है प्रोवाइड करती है, जिसको हीट भी कहते हैं। सीलोमीटर का काम ये होता है कि मैट्रिक्स जैसे मैनेजर का काम होता है। मैनेजर क्या करता है कि हम रिकॉर्ड रखता है, जैसे अभी आपने कुछ पैकेज लोड किया तो पैकेज का रिकॉर्ड तो हो रहा है ना कि कितने MBs आपने यूज़ कर लिए, कितने 200 वाला पैकेज था, 300 वाला पैकेज था, 250 वाला पैकेज था। तो सीलोमीटर ये सारा रिकॉर्ड रखता है कि कितनी आपने जो सर्विस ली थी क्लाउड के पास वो कितनी आपने यूज़ कर ली है, कितने दिन के लिए कितनी आपके पास अभी सर्विस रह गई है, कितना आपके पास MB डेटा आपने यूज़ कर लिया है, बैंडविड्थ कितनी यूटिलाइज हो रही है, या ये आपको और भी इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसके अंदर आप मॉनिटर नोड भी अटैच करते हैं एज ए बैकएंड के तौर पे, तो इससे पता चलता जाता है कौन सी सर्विस कितनी यूटिलाइज है। और भी एक ट्रिप्लो है। ट्रिप्लो आमतौर पे आप ओपन स्टैक को अगर ऑटोमेटिक इंस्टॉल करना चाहते हो तो ट्रिप्लो यूज़ होता है। फिर उसके बाद फाइल स्टोरेज मैनेज करने के लिए मनीला यूज़ होता है। ये एक्सटेंडेड हैं, ये भी यूज़ हो सकते हैं। NFC है, सिप्स है, अदर्स है। डेटाबेस के लिए ट्रोव यूज़ होती है। डेटाबेस की सर्विसेज अगर प्रोवाइड करनी है तो उसका जो मॉड्यूल है वो ट्रोव उसको कहा जाता है। बैकअप के लिए रक्षा है, सर्विसेज के लिए मार्कोनी है, कॉमन लाइब्रेरी ओस्लो है। बिल्कुल ऐसे ही डैशबोर्ड ओपन होता है ओपन स्टैक का। तो ये देखें 4 इंस्टेंस शो हो रहे हैं, वर्चुअल CPU 4 है, रैम 812 MB है आपके क्लाउड की। ये सर्न का बता रहा है कि सर्न 1300 कंप्यूट नोड है इसके अंदर, 1300 कंप्यूट नोड। मतलब जो हाइपरवाइजर्स हैं 1300 हाइपरवाइजर इसके, वो उनकी अब पता नहीं रैम कितनी होगी, CPU कितना होगा। फिर वो कहता है कि एक वक्त में 1000 मशीन सिमल्टेनियस रन हो सकती है, 1000 VM। फिर उसके बाद 5 मिनट में 250 VMs डिप्लाई हो सकती हैं उस क्लाउड के ऊपर।